हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मुझे मिल चुका है कक्षा 8वीं का विषय हिंदी का पेपर, वो भी वार्षिक परीक्षा का 2024-25 का। ठीक है, तो जो कक्षा 8वीं का जो हिंदी का पेपर है, ये आपका 24 फरवरी को ये पेपर है। ठीक है, तो इसका मैं संपूर्ण सोल्यूशन आपके सामने यहाँ पर कराने जा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को यह भी पता लग सके कि हमारी तैयारी किस प्रकार से है और किस प्रकार से हमारा पेपर आ रहा है, और मैं इससे मतलब कि किस प्रकार से लिखूँ ताकि हम लोग अच्छे नंबर से पास हो सके। क्योंकि जो कक्षा 8वीं की जो बोर्ड परीक्षा है आप लोगों की, ठीक है, तो आपको किसी भी घबराना नहीं है, क्योंकि अधिकांश लोगों को क्या घबराहट होती है। ठीक है, तो बिल्कुल भी नहीं घबराना बेटा आपको। ठीक है, आराम से अच्छी तरह से आपको करना है पेपर। ठीक है, बिल्कुल पूरी तरह। अगर हम इसके समय की बात करें तो जो परीक्षा की जो समय अवधि दी गई है वो 2.5 घंटे दी गई है, और पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक हमें 60 नंबर का दिया गया है। तो 2.5 घंटे में हमें 60 नंबर का पेपर पूरा हल करना है। तो सब प्रथम रहेंगे आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प। सही विकल्प में आप लोगों के सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन रहेंगे। 4 ऑप्शन में आपको एक को सही करना है। ठीक है, हम आप लोगों से कुछ क्वेश्चन ही पूछेंगे, उन क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ताकि आप लोग भी अनुभव हो सके कि हम पे कितना बढ़ रहा है और कितना नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, ये वीडियो मुश्किल से 10 से 15 मिनट की बनेगी, क्योंकि मैं 10 से 15 मिनट में आपको पूरा पेपर समझाऊंगा कि आवेदन पत्र किस पे आया, निबंध किस पे आया, और किस प्रकार से आप लोग लिखेंगे कि टिप और टिप्स के माध्यम से, तो आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, राइटिंग के वगैरह भी सुधार सकते हैं। इसके बाद जैसे कि आप लोग देख सकते हो, जैसे कि हमारा पहला लिखा है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति किस कवि की है। जो आपको एक पाठ दिया गया है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जिनरात जले, ये पाठ है आप है। तो मतलब जी इसके कवि कौन है इस पंक्ति के, तो कौन है? ऑप्शन है आपका सूरदास, ब ऑप्शन है तुलसीदास, और स ऑप्शन है रैदास, और द ऑप्शन है मीराबाई। अब अगर आप लोग पता है तो बेहिचक कमेंट करें कि सर इसका आंसर आ है, इसका बा है या सा, जो भी आपको पता है कमेंट करें। तो जल्दी करें कमेंट, फिर हमें देखते हैं कितने क्या है। हाँ, तो बहुत सही है। एक बच्चे ने कमेंट किया है कि सर सा ऑप्शन सही है इसका, रैदास। तो बिल्कुल राइट आंसर है, पहले का हो जाएगा सा ऑप्शन रैदास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा है आप लोग सामने यहाँ पर, मुंडा समाज के आराध्य देव सिंह का अर्थ क्या है। जो मुंडा समाज के जो आराध्य होते हैं, जो देव हैं, उनका नाम सिंह है, लेकिन सिंह का अर्थ होता क्या है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो शेर या भगवान या चंद्रमा या सूर, बताओ क्या होता है इसका अर्थ। तो आपकी किताब के अकॉर्डिंग, यानी किताब के अनुसार, यानी सिंह का अर्थ होता है सूर्य, यानी कि द ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तो द वाले ऑप्शन पर आपको राइट का चिन्ह लगा देना है, या आप लोग के पास में कॉपी दी जाएगी, उस कॉपी में आपको आंसर लिखते जाना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर नंबर भी दिए गए हैं कि कौन कितने नंबर का दिया गया है। यहाँ पर 1 नंबर दिया गया है। प्रश्न नंबर 3, जिसमें लिखा है सत्याग्रह, सत्याग्रह का संधि विच्छेद है। जो सत्याग्रह है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो सत्याग्रह या सत्याग्रह, सत्याग्रह या सत्याग्रह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब ऑप्शन, जिसमें हो जाए सत्य प्लस आग्रह, ब ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगभग कितने दिनों में पूर्ण करती है। जो पृथ्वी होती है सूर्य का परिक्रमा लगाती है, परंतु कितने दिनों में करती है। 360 दिन, ब ऑप्शन है 306, 365, 362। तो इसका भी आपका सा ऑप्शन रहेगा, 365 दिन में परिक्रमा पूरी करती है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो है रात्रि का पर्यायवाची क्या है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत ही सरल है कि ऑप्शन है निशा, ब अम्मा, अम्मा सा रवि, और दा है सविता। जल्दी कमेंट करें। तो यहाँ पर एक बच्चे ने कमेंट किया है, सर इसका सा ऑप्शन है रवि। तो बिल्कुल गलत आंसर है। इसका सही आंसर अगर मैं बात करूँ, बताऊँगा नहीं, चलिए बता देता हूँ। ठीक है, कि रात्रि हो जाएगा, रात्रि का पर्यायवाची हो जाएगा निशा। ठीक है, हो जाए निशा। जो रवि है जो दिन का है, यानी या सूर्य का है, तो ये आपका रात्रि का हो जाए निशा, ऑप्शन सही है। तो इसको इस प्रकार आप यहाँ पर 5 नंबर की आपके सही प्रकार पूरी तरह से कम्प्लीट हुए, 5 नंबर आपके पक्के हैं। ठीक है, अगर आप लोग सामने प्रश्न रहेंगे रिक्त स्थान को पूछ कीजिए, जो कि प्रश्न के बाद 6 से 10 तक दिए गए हैं, और प्रत्येक रिक्त स्थान आपका 1 नंबर का दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग अगर बात करें इसके प्रश्न 6 में लिखा है, तानसेन के गुरु थे। तो तानसेन के गुरु कौन थे? स्वामी हरिदास। तो आप लोग किस प्रकार से लिखना है यहाँ पर लिख के दिखाऊंगे। चलिए, तो इस प्रकार से लिखेंगे हम लोग। तो इसमें लिखना आपको प्रश्न नंबर 6 में स्वामी हरिदास। ठीक है, जी हो जाएगा आपका इनके गुरु का नाम। और 7वां प्रश्न का 7 लगा, आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम क्या है। तो इसका लिखेंगे हम लोग आर्यभट्टीय। क्या लिखेंगे? आर्यभट्टीय। और 8वां क्वेश्चन लगा, दयनीय शब्द में प्रत्यय है। तो प्रत्यय हमेशा पीछे लगते हैं, उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं। तो प्रत्यय दयनीय में का हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो दयनीय शब्द है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर ये 6, 7, 8 का मैंने सही विकल्प बता दिए, बोल रिक्त स्थान बता दिए। अब चलिए हम नेक्स्ट पेज पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट पेज हम देखते हैं, तो ये रहे आप लोग सामने यहाँ पर 9 और 10वां,
बच्चों जो भी आपके सामने यहाँ पे एक नंबर दिया गया है, ठीक है, इसको देखिए। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि सिंगार रस का स्थायी भाव क्या है। तो सिंगार रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, रति। देखो आपके सामने यहाँ पर 10 रस दिए जाते हैं, तो 10 की आपको स्थायी भाव सीख लेना है। तो सिंगार का हो जाए रति, हर्ष का हंसी, क्रोध का क्रोध, भयानक का भय, जुगस्या का जुगस्या, बत्सल का बत्सल। इस प्रकार से आपके सामने 10 दिए हैं, 10 को स्थायी भाव सीख लेना, कोई ना कोई आ सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें लगा है आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ क्या है। तो आर्यों के जो प्राचीन ग्रंथ होते हैं हम वेद कहते हैं, तो इसमें आ जाएगा वेद। दोस्तों इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर 10 नंबर आपके पूरी तरह से कंप्लीट हो गए हैं। अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर जी। तो अधिकांशतः बच्चों को क्वेश्चन आंसर में भी डिफिकल्ट लगते हैं कि किस प्रकार से हम लोग लिखें और किस प्रकार से ना लिखें। तो यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, जो कि यहाँ पर 2-2 नंबर के रहेंगे। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे 17 से 22 तक, जो कि 3-3 नंबर में रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को यह भी बताया गया है कि मतलब कि जितना छोटा क्वेश्चन रहेगा उतना ही क्वेश्चन छोटा आंसर लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। तो प्रश्न के बाद 11 में लगा है बाली को क्या वरदान प्राप्त था। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो बाली को क्या क्वेश्चन, जैसा आपका क्वेश्चन हो गया प्रश्न के बाद क्या आएगा कि बाली को क्या वरदान प्राप्त था। तो उत्तर आपको उत्तर ऐसा लिखना है कि देखो प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे, हेडर डालेंगे, फिर आप लोग उत्तर लिखेंगे, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है कि प्रसंग वगैरह लिखा फिर आपने लिखा बाली को क्या वरदान प्राप्त था, तो उत्तर लिखेंगे कि बाली को यह वरदान प्राप्त था कि जो उसके सामने आता था तो उसकी आधी ताकत उसमें चली जाती थी, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। पहले आप लोग हेडर डालेंगे फिर उसका उत्तर लिखेंगे। तो इसका उत्तर यही था कि बाली को यह वरदान प्राप्त था कि जो सामने वाला की जो आधी ताकत थी वो उसमें चली जाती थी, ठीक है। अगर आपको पता ही है, नहीं है पता तो चलिए मैं इसका आंसर बाकायदा PDF के माध्यम से दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए एक PDF बना रखी है जिससे आप लोग अच्छे नंबर से यानी चलिए। तो ये रहा ये इसका आंसर कि बाली को सामने वाले की आधी ताकत खींचने की शक्ति का वरदान प्राप्त था। तो आप लोग ये आंसर लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें लगा है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान संगीत के क्षेत्र में किसे दिया गया है। तो संगीत के क्षेत्र में किसे दिया गया है बताइए। तो सभी लोगों को पता ही होगा वैसे मेरे अनुसार, तो संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर को दिया गया है। तो आप लोग इस प्रकार से इसका आंसर लेंगे यहाँ से कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर को दिया गया है। तो आपका जो क्वेश्चन तो आधा जुड़ा ही है, बस आपको क्या है लता मंगेशकर जोड़ लेना है। पहले का आप लोग प्रसंग 13, मुक्तानंद जी की कमीज कहाँ और क्यों फटी। तो इसका आंसर यहाँ से लेंगे मुक्तानंद जी की कमीज मुफ्त में बर्फ प्राप्त करने के लिए घंटों लाइन में हुई भीड़भाड़ में फट गई थी, जी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 लगा पटना के पास किन किन नदियों का संगम हुआ है। तो इसका आंसर लेंगे यहाँ से पटना के पास गंगा, सोन और गंडक नदियों का संगम हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, जिसमें लगा है धनी व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर लेंगे हम लोग यहाँ से धनी व्यक्ति को क्या नहीं करना है। तो उत्तर यहाँ से लेंगे धनी व्यक्ति को धन के होने का, एक मिनट देखा नहीं सॉरी, यहाँ से लेंगे धनी व्यक्ति को धन के होने का अभिमान यानी घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि धन हम लोग जानते हैं कि धन हमेशा चलता रहता है, कहीं रुकता नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 16 लगा गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा का नाम या अर्थ क्या है। तो गुड़ी पड़वा का नाम का अर्थ देखो ये है, गुड़ी का अर्थ होता है झंडा और पड़वा का अर्थ होता है प्रतिपदा, मतलब कि प्रतिपदा के दिन घर पर झंडा लगाते हैं, अतः इसे हम गुड़ी पड़वा कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 से 16 पूरे आंसर हो गए, जो कि 2-2 नंबर के थे। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न, कौन से लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कि यहाँ पर 3-3 नंबर में दिए गए हैं। साथ ही यहाँ पर शब्द सीमा भी दी गई है कि 30 से 40 शब्दों में आपको लिखना है, मतलब कि 3 नंबर है तो 3 नंबर के हिसाब से लिखना है, आप लोगों को ज़्यादा बड़ा नहीं लिख देना है, ठीक है। तो जैसे कि पहला प्रश्न पूछे 17 प्रश्न लिखा है उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर देखने से पहले यहाँ पर खुशखबरी दे दूँ, कक्षा 8वीं वाले जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को यहाँ तक देखें, बेटा सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करने से यही फायदा होगा। जिस प्रकार से मैं आप लोग सामने यहाँ पर हिंदी का पेपर बता रहा हूँ, इसी प्रकार से आप लोग सामने गणित है, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, इंग्लिश संपूर्ण सोल्यूशन लाऊंगा। बहुत से लोगों ने कर लिया था, अगर आपने नहीं किया तो कर ले, जल्दी से जल्द आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर स्पष्ट करते हैं। तो जी आज का आंसर दो उपसर्ग भी शब्द हैं जो किसी शब्द के पहले लगाए जाते हैं, जबकि प्रत्यय भी शब्द हैं जो किसी शब्द के
अंत में लगाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है 18वां क्वेश्चन लगा है, मुक्तानंद जी पढ़ने के लिए समाचार पत्र कैसे प्राप्त करते थे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर लेंगे हम लोग यहाँ से, जी हाँ, देखो मुक्तानंद जी को यह जुबानी याद था कि मोहल्ले के किन किन लोगों के यहाँ कौन कौन से अखबार आते हैं। प्रत्येक दिन में किसी न किसी के घर पहुँच जाते थे, अखबार प्राप्त करते पढ़ लिया करते थे, बारी बारी से वह अखबार पढ़ने के लिए घर का चयन कर देते थे। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगर 19 की बात करें तो 19 में लिखा था कि कोयल और कोए की वाणी में क्या अंतर है। तो चलिए इसका भी ध्यान से देखते हैं। तो इसका आंसर जी रहा, दो एक मिनट, जी रहा, तो कोयल की वाणी मधुर और सुरीली होती है, जबकि कोए की वाणी कर्कश और कटु होती है। इसलिए कोयल की वाणी प्रिय और कोयल की वाणी अप्रिय होती है। तो यही अंतर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें लगा है चित्तौड़ का ज्वार क्यों प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर जी रहा, हाँ जी रहा, इसका आंसर दो, चित्तौड़ का ज्वार राजपूत नारियों के परित्याग का प्रतीक है। चित्तौड़ के युद्ध में राजपूत लोग शत्रु से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। उनकी नारियों ने अपने नारित्व एवं आत्मसम्मान की रक्षा के लिए चिता जलाकर स्वयं अपने को बलिदान कर दिया। इस प्रकार विधामियों की कुदृष्टि से अपनी रक्षा की। तो इस प्रकार से सुप्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा था, गांव के वृद्ध व्यक्ति ने राजा को कौन सी 2 बातें पूछी। तो दो ये पूछ आंसर है, गांव के वृद्ध व्यक्ति ने राजा से पूछा कि उन्हें प्रथम महल में एक युवक मिला था, उसने कहा कि राजा मर गए हैं, और दूसरे महल में एक युवती मिली थी जिसने कहा राजा की अभी अंधे हो गए हैं। ऐसे उन्होंने क्यों कहा है, 2 बातें पूछी। अगला पूछा क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें लगा है अर्जुन ने इंद्र से अपनी विद्या का उपयोग किन किन के लिए करने को कहा। तो जी राज का आंसर, अर्जुन ने इंद्र से अपनी धनु विद्या का उपयोग सत्य व न्याय की रक्षा, दुष्टों का दमन, असहायों को सहायता, नारी की रक्षा करने और निर्बल को सबल बनाने तथा धर्म की रक्षा करने के लिए कहा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ तक 22 तक 3 नंबर के थे, 3 नंबर के अपने कंप्लीट हो गए। हम लोग करेंगे द्विगुत्तीय प्रश्न, जो कि यहाँ पर 5 नंबर के हैं, जो कि हमें शब्द 70 से 80 शब्दों में लिखना है। तो पहले प्रश्न देख लेते हैं 5वां। ये रहा 23 में लिखा हर्ष इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। जी हाँ, लिखिए, सम्राट हर्षवर्धन एक प्रभावशाली व्यक्ति थे और उसके पास एक विशाल स्टूडेंट सेना थी। उसका शासन सुव्यवस्थित तथा सुसंगठित रहा। वह महान धार्मिक, दानशील, महान विजेता, कला प्रेमी तथा कवि एवं संस्कार था। उसने भारत की राजनीति एकता के लिए भरपूर प्रयास किए। उसने विदेशी आक्रमणताओं, हूण, शक आदि को वहां से खदेड़ दिया। प्राचीन भारत के इतिहास में हर्ष का सबसे बड़ा महत्व है। यह वही उत्तरी भारत का अंतिम हिंदू साम्राज्य जिसने लगभग समस्त आबाद शासन किया। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा, हर्ष इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 24 लगा, महारानी अहिल्याबाई की किन किन कारणों से महेश्वर प्रसिद्ध हुआ। तो इसका आंसर जी रहा, इसका क्वेश्चन का आंसर, लेकिन महारानी अहिल्याबाई ने नर्मदा नदी के किनारे एक किला और भगवान शिव का विशाल मंदिर बनवाया। यह विशाल शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों से महेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। उन्होंने इस मंदिर में अखंड दीप प्रचलित किया, जो आज तक भी प्रचलित हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने यहाँ सुंदर घाटों, धर्मशालाओं, मंदिरों तथा भवनों का निर्माण कराया। इस प्रकार महारानी अहिल्याबाई ने महेश्वर को सुप्रसिद्धि दिलाई। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 24 का 5 नंबर का पूरा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, 25 में पूछा गया था कि अपने प्रधान अध्यापक को शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। शुल्क मुक्ति कहलाती है जहाँ मान लीजिए आप कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो, ठीक है, फिर आप लोग गरीब हैं, आप लोग शुल्क नहीं दे पा रहे महीने के लिए, महीने के पैसे नहीं दे पा रहे, तो आप लोग उसे माफ़ कैसे कर सकते हो। तो आप लोग आवेदन पत्र लिख सकते हो, उससे आपकी फीस माफ़ हो जाएगी, जो कि आप लोग इस प्रकार से लिखना है। उत्तर डालेंगे, लिखेंगे श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय, शासकीय माध्यमिक विद्यालय, या आपको उन विद्यालय का नाम डाल लेना है। विषय में लिखोगे शुल्क मुक्ति हेतु, फिर लिखेंगे महोदय, फिर लिखोगे मेरा निवेदन है कि मैं एक निर्धन परिवार का छात्र हूँ, मतलब गरीब परिवार का छात्र हूँ। मेरे परिवार में कुल 6 सदस्य हैं, जिनका भरण पोषण मेरे पिता की मासिक आय से बड़ी कठिनाई से हो पाता है। आय का अन्य स्रोत न होने के कारण विद्यालय की पढ़ाई का खर्च बिल्कुल असंभव है।
अतः सीमा जी से निवेदन है कि मेरा शुल्क मुक्त करने का कष्ट करें। आपका आज्ञाकारी शेष नेतुल श्रीवास कक्षा 8। तो इस प्रकार से आप लोग पूरा आंसर लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें आप लोग सामने यहाँ पर निबंध पूछा गया है। 10 वाक्य लिखने हैं। आप लोग चाहो तो बना के भी लिख सकते हो, बिल्कुल सरल होते हैं निबंध, जैसे विज्ञान का चमत्कार, पुस्तकालय, विद्यार्थी के अनुशासन, कंप्यूटर, पर्यावरण प्रदूषण। अब मान लीजिए हम यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण पर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं सिखाऊंगा नहीं, ना रटाऊंगा, ओनली हम आपको टिप्स और टिप्स के माध्यम से समझाऊंगा। मान लीजिए आपको पर्यावरण प्रदूषण पर लिखना, ठीक है, 10 लाइन लिखनी है। तो सर्वप्रथम आप लोग लिखेंगे कि सबसे लोगों पर्यावरण हमारे जीवन के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। अगर हमारा नंबर 2 डालेंगे वो लिखोगे कि अगर पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है तो हमें वो हमारे आने वाली पीढ़ी को हानि भी पहुंचाता है। 2 है। नंबर 3 लिखोगे पर्यावरण प्रदूषण कई प्रकार का होता है, जिसमें आप लोग लिखोगे ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इस प्रकार से। अगला नंबर 2 है, 3 हो गए। नंबर 14 डालेंगे, वो लिखोगे कि वायु प्रदूषण में जो पर्यावरण में जो वायु प्रदूषण होता है उससे काफ़ी ज़्यादा हानिकारक बीमारियां फैल रही है, ठीक है। इसके अलावा और भी लिख सकते हो। इसी प्रकार से आप लोग बना के अपने मन से 10 लाइन लिख देना, आपको डेफिनेटली नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इसमें रटने वाली कोई बात नहीं होती, ओनली समझने और पढ़ने वाली बात होती है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर कक्षा 8वीं का विषय हिंदी का पूरा पेपर मैंने अच्छी तरह समझा दिया है। इसी पैटर्न के आधार पर आगे आपका पेपर, तो आशा करता हूँ आप लोगों ने जरूर सीख के ही लिया होगा, वो आप लोग सीख के ही जाएंगे। वो आशा करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपका पेपर अच्छा ही जाए। जो नेक्स्ट पेपर लाऊंगा वो मैं गणित का लाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।